नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। स्वागत है आपका इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में। हर रविवार की तरह आज भी मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी स्टूडियो में आ गए हैं और अर्थात की नई किस्त उनके पास है। सर, बहुत स्वागत है आपका। अर्थात की पोटली को टटोलें, उसमें क्या खास है, उससे पहले आपको बताएं कि आज के शो में क्या खास होगा। तो आज के शो में सबसे पहले चर्चा होगी अर्थात की, इसके बाद होंगे आपके सवालों के जवाब, इसके बाद अंशुमान जी से समझेंगे किस्सों के सिक्के का सिरा, कहाँ से पकड़ी जाए कहानी, क्या कहानी है, ये अंशुमान जी से पूछेंगे। और चलते चलते, जैसा आपको प्रॉमिस किया था, आपको बताएंगे एक खास वेब सीरीज के बारे में, क्योंकि पिछले हफ्ते आपको बताई थी एक किताब। इस बीच पिछली इकोनॉमिकम को आपकी जो सराहना मिली, आपके जो सुझाव मिले, आपके बहुत सारे सवाल मिले, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का अंशुमान जी जो अर्थात लेकर आए हैं, इसका जो मुद्दा है, दरअसल उसमें दो खेमे खिंचे हुए हैं। ये खेमे आजकल आपको अपने ऑफिस के बाहर अगर आप निकलें तो चाय की पटरी पर भी मिल जाएंगे, और यही खेमे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो बहसें चल रही हैं वहां भी मिल जाएंगे। मुद्दा बड़ा गहरा है। मुद्दा ये है कि मंदी ज़्यादा बुरी है या महंगाई ज़्यादा बुरी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मंदी ज़्यादा बुरी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, मंदी तो फिर भी ठीक है, महंगाई ज़्यादा बुरी है। और अंशुमान जी ने इस बार फिर तैयारी कर ली है कि दोनों तरफ पाले के खड़े लोगों को तर्क की ताकत देंगे और फिर फैसला आपके विवेक पर, आप मंदी को अच्छा माने या महंगाई को अच्छा माने। लेकिन इस बार शुरुआत वो अपने कुछ पुराने पात्रों के साथ कर रहे हैं। उनके दो पात्र हैं जिन्हें आप भी जानते हैं। अंशुमान जी से ही पूछते हैं, सर कौन है वो पात्र? शुभ इकोनॉमिकम में आप सबका स्वागत है। पिछले इकोनॉमिकम को आपकी जो प्रतिक्रिया, प्रोत्साहन मिला, प्रश्न मिले, सवाल मिले, उस पर हमारे और शुभम की तरफ से आप सबका आभार। इकोनॉमिकम को लगातार देखने और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, जैसा हम हर बार कोशिश करते हैं, इकोनॉमिकम और मनी 9 की टीम में कोशिश करती कि हम आपको वहाँ ले जा सकें, उन चीज़ों से जोड़ सकें जो चीज़ें आपके दिमाग में सबसे आगे हैं और जिन पर आपके दिमाग में बहस चल रही। हम उन दो पात्रों की बात करते हैं जो जिन दो पात्रों से आप मिल चुके हैं। इनमें एक निकोलस हैं और एक डैनियल हैं। दोनों बहुत तपे हुए समझदार निवेशक हैं। इनसे आप पहली बार शायद शुभम हम लोग मिले थे जब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हुई थी, और उस समय मिले थे और हमने बताया था कि निकोलस ने कच्चे तेल में लंबी तेजी पर दांव लगाया था और डैनियल ने बिजली की डिमांड बढ़ने के लिए तांबे पर दांव लगाया था। शुरुआत में दोनों के दांव ठीक चले, कमाई दोनों को ही, कच्चा तेल भी महंगा हुआ, तांबा भी महंगा हुआ, लेकिन अब महंगाई का तूफान आ गया इस बीच में और इसने सारी दुनिया भर के बाजारों की गणित हिला दी। अब वो भी अपने पहलू बदल रहे हैं, हर समझदार निवेशक अपने पहलू बदल रहा है। बाजार पड़े हैं ठंडे, कभी बाजार पेंडुलम की तरह इधर जाता है, कभी इधर जाता है, रोज़ नुकसान होता है, रोज़ फ़ायदा होता है। तो दोनों ने एक नई बहस में अपने आप को झोंक दिया है। वो बहस ये है कि महंगाई ज़्यादा बुरी है या मंदी, जैसा शुभम ने आपको बताया, और ये बहुत स्थायी और बड़ी दिलचस्प बहस है, बड़ी रोचक बहस है। आप चाहे इसमें अर्थव्यवस्था के जानकार के तौर पर शामिल हो रहे हों या आप इससे बिल्कुल बैठे हों, हैं आप इस बहस के बीच में ही। या तो आप इस बहस से बचकर बाहर नहीं जा सकते, या तो बढ़ती हुई कीमतें आपको जेब में से मार रही हैं, या रोजगार, घटता हुआ रोजगार और कमाई में बढ़ोतरी आपको प्रभावित कर रही, और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। ये बात केवल भारत की, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद की नहीं है। आप अगर अमेरिका के किसी कोने में बैठे हैं या ब्राज़ील के किसी कोने में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, जापान में बैठे हैं, दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, आप इन बहसों के बीच बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में बहस, आप चाहें भले इसमें शामिल हों या ना हो, पर ये आपको प्रभावित कर रही है। तो हम इस बहस के बीच में ले सकते हैं। अब निकोलस और डैनियल जब तक अपने पर्चे निकालें, अपने तर्कबाण तैयार करें, और हम आपको बताएं कि आप निकोलस के खेमे में खड़े होकर सुनेंगे या डैनियल के खेमे में खड़े होकर इस पूरी बहस को सुनेंगे। हम आपको एक थ्योरी से परिचित कराते हैं। ये थ्योरी दरअसल फिल्मों से, कहानियों से और उपन्यासों से आती है। ये थ्योरी है गुड विलेन की थ्योरी। गुड विलेन थ्योरी का मतलब है कि ऐसा अच्छा खलनायक, जो खलनायक तो है पर अच्छा है, अपने आप में एक पैराडॉक्स है ये शब्द कि खलनायक अच्छा कैसे हो सकता है। पर फिल्म की दुनिया में, कहानियों की दुनिया में, फैंटेसी की दुनिया में ऐसे खलनायकों की कल्पना की गई है जो हैं तो दुष्ट, जो हैं तो नुकसानदेह, पर वो अच्छे होते हैं। गुड विलेन की थ्योरी। जो एक्शन सिनेमा को करीब से देखते रहते हैं, जो कॉमिक्स को करीब से पढ़ते रहते हैं, जो जानते रहते हैं, उन्हें 2009 की एक फिल्म वॉचमैन याद होगी। काफ़ी मशहूर मूवी थी वॉचमैन। कैसे दुनिया में दुविधा और असमंजस काम करता है, ये उसका सबसे शानदार फिल्मांकन था। दरअसल 1980 का दशक शुभम अमेरिका में कॉमिक्स के दीवानेपन का दौर था, भारत में भी कॉमिक्स का दीवानापन था, पूरी दुनिया में कॉमिक्स का वो दौर था जब लोग कॉमिक्स
छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी कॉमिक्स पढ़ते थे और अमेरिका में कॉमिक्स की दुनिया फिल्मों तक चली गई थी। ब्रिटेन के कॉमिक लेखक थे एलन मूर, उनको कॉमिक की दुनिया का पितामह माना जाता है। उन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स बनाए जिन्होंने पूरी दुनिया को में काफ़ी समय तक राज किया। ये फिल्म एलन मूर की एक प्रख्यात कॉमिक थी वॉचमैन, उस पर आधारित थी। इसके चित्र आपको, वॉचमैन कॉमिक के चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इस पर आधारित फिल्म को हॉलीवुड के एक बहुत मशहूर इस एक्शन फिल्म डायरेक्टर थे और इस काफ़ी बड़ा नाम था लॉरेंस गार्डन, जिन्होंने बनाई थी। आप लॉरेंस गार्डन से ऐसे परिचित हो सकते हैं कि जो लोग ब्रूस विलिस की फेमस फिल्म डाई हार्ड के बारे में जानते हैं, जिन्होंने देखा है, वो डाई हार्ड फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस गार्डन थे। वॉचमैन मूवी का जो खलनायक है, जो विलन है, ओजीमेंडियास ये कैरेक्टर है, और जो लोग कॉमिक्स देखते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। ओजीमेंडियास है, वो कुछ ऐसा करता है दुनिया में जिसे ना तो आप सही ठहरा सकते हैं ना गलत ठहरा सकते हैं। वो ऐसा काम करता है जिसे सही और गलत ठहराना मुश्किल है। ये पूरी मूवी, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो दोबारा देखें, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि पूरी कहानी, फैंटेसी कहानी, न्यूक्लियर वार, दुनिया पर नाभिकीय हमले और उसके आसपास के एक्शन पर केंद्रित है। मानव जाति को, या माना जाता है कि कुछ लोग हैं जो जिनके पास न्यूक्लियर पावर है और वो दुनिया को तबाह कर देना चाहते हैं, उन्हें धोखा देने के लिए और उन्हें अपने ट्रैप में फंसाने के लिए ओजीमेंडियास दुनिया के कई सारे हिस्सों में धमाके करता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और उसके कारण नाभिकीय हमला टल जाता है, उस कहानी में बताया जाता है। तो इस मूवी का एक बहुत प्रसिद्ध संवाद है, एक बहुत दिलचस्प चर्चा है। दो कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर के बारे में भी हमें लगता है जो कॉमिक और एक्शन फिल्में देखते हो जानते होंगे। उसके कैरेक्टर है नाइट आउल, जिसका नाम बहुत बार सुना गया। नाइट आउल एलन मूर के प्रसिद्ध कैरेक्टर्स में से था। नाइट आउल ओजीमेंडियास से पूछता है कि तुमने लाखों लोगों को मरवा दिया ओजीमेंडियास, तो कहता अरबों लोगों को बचाने के लिए। लाखों लोग मरे तो अरबों लोग बच गए। अब निकोलस और डैनियल यहाँ ये मान रहे हैं, वापस निकोलस डैनियल के बीच में आते हैं, दोनों हमारे सामने बैठे हैं और दोनों बहस कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं वो इस समय गुड विलेन हो गए हैं, वो अच्छे खलनायक हो गए हैं। उन्होंने महंगाई को मारने के लिए ग्रोथ मार दी है। वो जानबूझकर महंगाई को खत्म करने के लिए दुनिया में डिमांड मार रहे हैं, दुनिया की डिमांड से कोड़ रहे हैं। यानी वो ये मान रहे हैं कि महंगाई तभी जाएगी जब मंदी आएगी, और मंदी जब तक नहीं आएगी तब तक कीमतों में बढ़ोतरी या कीमतों में कमी नहीं रुकेगी। अब क्या उन्होंने सही किया है या गलत, हम तो नहीं तय कर सकते। ये कैसे तय हो कि महंगाई ज़्यादा बुरी शय है या मंदी ज़्यादा बुरी बला है, ये कैसे तय हो? अब हम आपको ले चलते हैं सीधे इस बहस के बीचों बीच। एक तरफ है निकोलस, एक तरफ है डैनियल। निकोलस महंगाई वाले खेमे से आते हैं जो महंगाई को बुरी शय मानते हैं, और डैनियल मंदी वाले खेमे से आते हैं जो मंदी को सबसे बुरी बला मानते हैं। आप इस बहस को ध्यान से सुनिए और फिर तय करिए, जाकी रही भावना जैसी। चलिए, तो सबसे पहले आप किसके पास चलना चाहेंगे? चलिए चलते हैं सबसे पहले निकोलस के पास। निकोलस जो महंगाई को सबसे बुरा मान रहा है, उसके तर्क सुनते हैं। सर, क्या तर्क दे रहा है निकोलस कि क्यों महंगाई सबसे बुरी बला है? हाँ, और बड़े दिलचस्प तर्क हैं महंगाई के, आपके दिमाग में भी आएंगे। अब जब भी आप व्हाट्सएप पर किसी बहस में उतरें तो इन तर्कों के साथ उतरें कि आप, हो सकता है आपके सामने वाला व्यक्ति कहे कि नहीं, महंगाई मंदी के कारण रोजगार महंगाई ज़्यादा बुरी बला नहीं है, मंदी ज़्यादा बुरी बला है। तो समझिए कि वो क्या निकोलस का तर्क ये है कि महंगाई से बुरा दुनिया में कुछ भी नहीं है। महंगाई से ज़्यादा बुरी शय या बुरी बला दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए हो ही नहीं सकती। इतिहास इस बात का गवाह है कि जैसे महंगाई बढ़ना शुरू होती है, जितने भी दुनिया के मौद्रिक नियामक है, रेगुलेटर हैं, केंद्रीय बैंक हैं, जैसे भारत का आरबीआई हो या अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो या यूरोप का सेंट्रल बैंक हो, ये सारे बैंकर सस्ते कर्ज का ईंधन डालकर जो लगातार अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की ही कोशिश करते हैं। वो हमेशा पूरी दुनिया की मॉनेटरी सिस्टम में चाहती है कि अधिक से अधिक डिमांड आए बाजार में, अधिक से अधिक ग्रोथ आए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खर्च करें, उसके आधार पर सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले और सरकारें लोगों के कल्याण के ज़्यादा कार्य करें। यह है पूरा अर्थव्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत, जिसके आधार पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। लेकिन जैसे ही महंगाई आती है, ये दुनिया के सबसे क्रूर लोग हो जाते हैं, सबसे क्रूर और सबसे निर्मम हो जाते हैं। जेरोम पावल का स्पीच याद करिए, जैक्सन होल का। जेरोम पावल ने कहा कि आपको तो दर्द सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई को मारने के लिए हमें जो ऑपरेशन करना पड़ा, जो हथियार हमारे आर्मर में या हमारे तरकश में होगा, वो हम चलाएंगे। अब आप यूरोप को करीब से देखो, निकोलस कहते हैं आप यूरोप को करीब से देखो, महंगाई कितनी बुरी है और कितना दुनिया के देश इस बात से डरते हैं कि यूरोप जो पिछले एक डिकेड से
कर्ज महंगा नहीं कर रहा है। पूरे एक दशक से यूरोप में 0 और 0 के आसपास की ब्याज दरें बनी हुई हैं। उसने जैसे ही महंगाई भड़की उसका मंदी का डर खत्म हो गया और पूरे यूरोपियन बैंक और सारे लोग मिलकर ब्याज दरें बढ़ाने में लग गए। अब निकोलस ने डैनियल को समझाने की कोशिश की कुछ और तर्क लाके। उसने कहा कि यूरोप और अमेरिका में जहां वित्तीय निवेश संस्कृति ज़्यादा मजबूत है, जहां लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, वहां महंगाई के खतरों को लेकर ज़्यादा आग्रह है, क्योंकि वहां माना जाता है कि महंगाई ज़्यादा बुरी चीज़ है। मंदी को वो मानते हैं कि मैनेज की जा सकती है, मंदी संभाली जा सकती है, मंदी से उबरना आसान है, पर महंगाई अगर लंबे समय तक चलती है तो सब कुछ ध्वस्त कर देती है। भारत जैसे देशों में जहाँ महंगाई की लंबी आदत है, वहाँ शायद महंगाई को उतना बुरा नहीं माना जाता। महंगाई का सबसे बड़ा खौफ इसलिए है पूरी दुनिया में, अब और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में भी वो खौफ हमें दिखता है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह क्या है, हम ये निकोलस के जरिए हम समझते हैं। निकोलस ने बताया डैनियल को कि महंगाई का खौफ इसलिए बड़ा है क्योंकि जब जब कीमतें बढ़ती हैं, ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ जाती है, और जैसे ही ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ती है, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में वेतन बढ़ाने का दबाव बढ़ने लगता है, यानी आपको कर्मचारियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब जिनके लिए ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ जाती है और लेबर उन्हें जब ज़्यादा वेतन देने की ज़रूरत होती है, तो कंपनियों को की बैलेंस शीट पर बुरा असर पड़ता है और एक स्पाइरल शुरू होता है जो लंबी महंगाई की तरफ ले जाता है। निकोलस ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करें, और ये बहुत आसान चीज़ समझना जरूरी है, महंगाई क्यों इतनी बुरी मानी जाती है शुभ, कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसकी एक अपनी कीमत है, बिल्कुल। हमारा समय भी है, उसकी भी अपनी एक कीमत है, उसकी एक वैल्यू है। महंगाई जो भी चीज़ हमारे पास है उसकी कीमत कम कर देती है। जैसे ही महंगाई बढ़ना शुरू होती है, उस चीज़ की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। निकोलस ने बताया कि लोग याद करते हैं कि 1970 की महंगाई ने अमेरिका के लोगों की जो परचेजिंग पावर थी, जो क्रय शक्ति थी, उसको इतना नुकसान किया था कि 1930 की मंदी में उतना नुकसान नहीं हुआ था। 1970 के डिकेड में लोगों की जो क्रय करने की क्षमता थी, यानी अगर उनके पास 100 रुपए थे और 100 रुपए में वो 80 रुपए का सामान खरीद पा रहे थे 1930 में, तो 1970 की महंगाई के बाद वो 100 रुपए में केवल 30 रुपए का सामान खरीद पा रहे थे। और परचेजिंग पावर का डिस्ट्रक्शन लोगों के फाइनेंशियल बिहेवियर को, उनके कामकाज करने के तरीके को, उनके खरीद के, बचत के तौर तरीकों को बुरी तरह प्रभावित करता है। और इसका असर हम भारत के बाजार में इस समय देख रहे हैं, जो लंबी महंगाई में दिखाई दे रही है। लोगों के भविष्य की खरीद को, कार नहीं खरीदेंगे, महंगा मोबाइल नहीं खरीदेंगे, अच्छे होटल में, हम रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें उससे प्रभावित होती हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर सिकुड़ जाती है। तो निकोलस घोर एंटी इन्फ्लेशनरी है। उनका मानना है कि बैंकरों को सब छोड़कर महंगाई रोकना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि महंगाई मंदी के मुकाबले इसलिए भी और ज़्यादा घातक है कि ये पेंशनरों को और यूथ को दोनों को मारती है। बिल्कुल, इसका असर दोनों तरफ होता है। जिंदगी जीने की लागत के कारण जो यूथ बचा रहे हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है। आप जो लोग आज कमा रहे हैं और उन्होंने जो बाजार में बैंक में पैसा रखा है, महंगाई की दर उससे ज़्यादा है, इसलिए वो नुकसान में है। और जो पेंशनर हैं, जिनके पास सीमित इनकम है, सीमित सोर्स है, जिनके पास तो उनकी पेंशन आ रही है, उनकी ज़िंदगी की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, यानी वो जो दवा से 5 साल पहले, 4 साल पहले जिस कीमत पर खरीद रहे थे उससे ज़्यादा महंगी दवा हो गई, उससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी जीने की लागत हो गई। तो महंगाई बचत की दुश्मन है। और निकोलस जैसे दुनिया के बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं और बैंकर्स भी ये बात मानते हैं कि अगर बचत टूटने लगती है महंगाई से, तो इसका असर लंबे समय में हमें अर्थव्यवस्था में निवेश पर, लोगों के क्योंकि अर्थव्यवस्था को पूंजी चाहिए निवेश के लिए, उस पर दिखाई देता है। लेकिन दिलचस्प बात है कि सरकारों को महंगाई से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और इसलिए सरकारें महंगाई को लेकर उतनी आग्रही नहीं दिखती। हम आज भारत में केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच ये बहस फिर से शुरू होती देख रहे हैं, जो हमने इससे पहले भी देखी थी रघुराम राजन के ज़माने में, कि नॉर्थ ब्लॉक को ये लगता है कि ग्रोथ जरूरी है, आरबीआई को लगता है महंगाई पर नियंत्रण जरूरी है। क्योंकि महंगाई में की सरकारें जो कर्ज ले रही हैं, उसे आगे कमजोर मुद्रा में उनको पे करना है। वो जिस लेवल पर आज कर्ज ले रही हैं, उससे आगे उन्हें उससे सस्ती कीमत पर कर्ज चुकाना होता है। लेकिन निवेशकों के लिए और उद्योगों के लिए दोहरी मुश्किल हो जाती है, उनका कर्ज भी महंगा होता है और उनके लिए मांग में कमी भी आती है। तो मतलब सर, निकोलस की बात अगर समझी जाए तो निकोलस ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारें मंदी से नहीं डरती हैं, महंगाई से डरती हैं। हाँ, सरकारें महंगाई से ज़्यादा मंदी से डरती हैं। उनका मानना मंदी नहीं होनी चाहिए, महंगाई तो हम संभाल लेंगे किसी तरह से। तो निकोलस उनके कुछ तथ्य समझाने की कोशिश करते हैं। उनको बताते हैं कि महंगाई के बीच में हमें यह तय करना बहुत मुश्किल होता है कि किस चीज़ की मांग बढ़ेगी और किस चीज़ की घटेगी, क्योंकि महंगाई एक फेनोमेना है।
सरकारों की कोशिश होती है कि महंगाई बढ़ती भी रहे तो उनको टैक्स तो मिलता रहेगा, लेकिन अगर मंदी आ गई और उत्पादन कम होने लगा, रोजगारों में कमी आना शुरू हो गई तो उन्हें जो वेतन बढ़ाने पड़ेंगे अपने भी कर्मचारियों के और कंपनियों के, उससे जो पूरी अर्थव्यवस्था में व्यतिक्रम आएगा वो उनके लिए ज्यादा चिंताजनक है। इसलिए सरकारें इस बात पर लगातार दबाव बनाती है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी एक सीमा से ज्यादा ना की जाए, जैसे हम आज भी भारत में इन चर्चाओं को महंगाई झेल ली जाएगी थोड़े समय के बाद, लेकिन महंगाई से अच्छा महंगाई के कुछ और फैक्टर्स भी जो सरकारों के पक्ष में जाते हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो महंगाई में निकोलस जैसे लोग ये मानते हैं और बैंकर्स भी मानते हैं कि महंगाई बाजार को इस तरह से बिगाड़ती है कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस चीज की डिमांड बढ़ेगी और किस चीज की डिमांड घटेगी उद्योग के लिए। क्योंकि अभी मान लीजिए जिस चीज की शॉर्टेज है बाजार में उसकी कीमत बढ़ी हुई है, जैसे कि आप कोविड का फेनोमेना देखें, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कोविड में हुआ सैनिटाइजर बनाने में, केवल ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुआ मास्क बनाने में। अब वो कंपनियां क्या करेंगी उनके इन्वेस्टमेंट के बाद? तो हमेशा जब महंगाई होती है, शॉर्टेजेस होती हैं, तो निवेशक और उद्योग गलत जगह निवेश कर देते हैं, गलत जगह पैसा लगा देते हैं। महंगाई के बाद तो मांग टूटनी ही होती है क्योंकि उस चीज की डिमांड टूट जाती है, क्योंकि महंगाई खुद को ताकत देती है और जब उसकी डिमांड टूट जाती है तो निवेशकों और उद्योगों का पैसा उसमें फंस जाता है, चाहे फिर आप बैंक से पैसा लेकर लगाएं या अपना निवेश करें। कीमत बढ़ने के डर से लोग जरूरत से ज़्यादा खरीदारी करते हैं बाजार में, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले समय में अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ी तो उसे ज़्यादा खरीद लिया जाए, और ये अगर बाजार में पूंजी ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि महंगाई को और ज़्यादा ईंधन मिलेगा। और यही वजह है कि बैंकर्स ये कोशिश करते हैं कि बाजार में पूंजी कम जाए और लोगों के हाथ में पैसा कम रहे, जिससे कि वो खरीदारी कम करें। सरकारें महंगाई मंदी को संभालने की कोशिश इसलिए करती हैं कि महंगाई बढ़ते ही उनके ऊपर वेतन बढ़ाने का दबाव बनता है। बिल्कुल है, तो उनको लगता है कि महंगाई बढ़ने से वेतन बढ़ने का दबाव बनता है। यूरोप और अमेरिका में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही महंगाई बढ़ना शुरू हुई, कंपनियों के सरकारों के ऊपर दबाव बना, कंपनियों पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया। 1970 में महंगाई के दबाव में कंपनियों ने इतने वेतन बढ़ाए थे कि फिर स्टैग्फ्लेशन हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। मंदी और स्टैग्फ्लेशन, जिसको कि हम लगातार चर्चा में अक्सर सुनते रहते हैं, उत्पादन में गिरावट और महंगाई दोनों एक साथ होना सबसे बुरी बला है। और मंदी से ज़्यादा बुरी बला यह है क्योंकि नियामक ये मानते हैं कि मंदी लंबी नहीं चलती। हाल के वर्षों में मंदी 3-4 साल 5 साल से ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन अगर महंगाई थोड़ी ज़्यादा लंबी खिंच जाए तो पूरा बाजार बुरी तरह डिस्टर्ब के प्रभावित होता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको समझना इस बहस में हमारे लिए ज़रूरी है कि जब कर्ज महंगा होता है तो जो एसेट्स हैं उनकी कीमत टूटती है, जो संपत्तियां आपके पास मौजूद हैं उनकी कीमत टूटती है, और अर्थव्यवस्था में कम कीमत पर नई खरीद आती है। तो महंगाई में ब्याज दरें बढ़ाने वाले बैंकर्स ये मानते हैं कि मंदी जो आती है उससे रोजगारों पर असर पड़ता है, लेकिन वो अस्थायी होता है। बाद में इकोनॉमी में वापस डिमांड आना शुरू होती है, जबकि महंगाई में लोगों की जिंदगी जीने की जो लागत बढ़ती है वो बाजार को बुरी तरह प्रभावित होती है। बैंकर ये मानते हैं कि मंदी दूर की जा सकती है। मंदी को संभालने का तो उनके पास आजमाया हुआ तरीका है, नोट छापिए, लोगों के हाथ में पैसा डालिए, पर महंगाई अगर एक बार लंबी खिंच जाए तो वो काबू नहीं होती। और यहाँ एक दिलचस्प बात है कि आपने जेरोम पावेल को कभी भी ग्रोथ के टारगेट पर बात करते नहीं सुना होगा। भारत के बैंक वो हमेशा महंगाई के टारगेट पर बात करते हैं कि महंगाई की दर हमें घटाकर यहाँ पर लेकर आनी। बैंकर्स हमेशा, केंद्रीय बैंकर्स हमेशा ये दबाव बनाते हैं कि महंगाई की दर को नियंत्रण में रखा जाए, क्योंकि महंगाई के बढ़ते जाने की धारणा ही इसे और ज़्यादा ताकत देती है। इसलिए पूरे रेगुलेटर्स मिलकर, सरकारें, सारे लोग मिलकर महंगाई को रोकने के लक्ष्य पर तय करते हैं। और यही सरकारें ये कोशिश करती हैं कि महंगाई से लड़ने की प्रक्रिया में मंदी ना आ जाए और मंदी को लेकर और अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान ना हो। सर, महंगाई कितनी बुरी है ये निकोलस ने समझा दिया। अब मंदी के खिलाफ डैनियल के तर्क भी क्या इतने ही पैने हैं, इतने ही पुख्ता हैं? अगर आप ये मानते हैं कि महंगाई से ज़्यादा महंगाई चल सकती है पर मंदी ज़्यादा बुरी है, जैसा कि सरकारों में बैठे लोग मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर डिमांड टूटना शुरू हो जाएगी, लोगों का निवेश बंद हो जाएगा, तो अंततः टैक्स का कलेक्शन कम हो जाएगा और उससे नुकसान होगा। बहुत सारे लोग ये मानते हैं। तो डैनियल ने अपनी बात कही, डैनियल के पास अपने तर्क। डैनियल का किताबें बातें छोड़ो, आप वास्तविकता पे ज़मीन पे आओ। ये महंगाई की पूरी जो चर्चा तुमने बताई ना, ये सब किताब ही है। ये बैंकर्स से तुम प्रभावित हो, जेरोम पावेल और पॉल वॉलकर से, और इनकी बातें सुनकर तुमको लगता है
जरा याद करो 2007 में वाली मंदी, इससे जितना नुकसान हुआ दुनिया को, महंगाई के हुए नुकसान की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जब वो नुकसान की बात कर रहा था तो दुनिया में एसेट प्राइसेस टूटने की बात कर रहा था, स्टॉक मार्केट में लगे हुए पैसे की बात कर रहा था, कंपनियों के इन्वेस्टमेंट में कमी की बात कर रहा था, और ये माना जा रहा था कि उस समय जो नुकसान हुआ था वो अभी तक कंपनियां लगातार पूरा नहीं कर पाई हैं। डेनियल ने यह भी कहा कि यह भी धारणा तुम्हारी गलत है कि महंगाई पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और मंदी केवल अस्थायी तौर पर रोजगारों में कमी करती। निकोलस का कहना था कि महंगाई पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करती, मंदी पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। उनका जो मंदी महंगाई चलने देने के पक्ष में है, रिसेशन के लिए कर्ज महंगा ना करने के पक्ष में, उनका कहना यह है कि मंदी जब आती है तो अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की कमाई कम होती एक साथ, पूरी इकोनॉमी की इनकम एक साथ बैठ जाती, जो हमने 2007-8 में देखा, उससे पहले पुरानी मंदियों में देखा। क्योंकि सारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लेबर हो या टेक्नोलॉजी हो, इनका सबका इस्तेमाल अपने पिछले स्तर से कम हो जाता है। जैसे आप देखिए टेक्नोलॉजी कंपनियां क्यों कर्मचारी निकाल रही हैं, तनख्वाहों में क्यों कमी कर रही हैं, कि उनको अगले 1-1.5 साल तक टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ने की संभावना नहीं है। मिनरल कंपनियों ने अपने निवेश रोक दिए हैं, बहुत सारी कंपनियां अपने अलग अलग आगे क्षमताओं में निवेश नहीं कर रही, यानी पूरी अर्थव्यवस्था में मांग प्रभावित होती है। डेनियल ने एक आंकड़ा दिया कि 2007 से 2009 के दौरान दुनिया की अर्थव्यवस्था को, जो मंदी थी उसके दौरान दुनिया की अर्थव्यवस्था को $20 ट्रिलियन का लॉस हुआ। ये पूरी दुनिया के एक साल के टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन से ज़्यादा है। एक साल में पूरी दुनिया जितना उत्पादन करती है उतना नुकसान 2007 से 9 की अकेले मंदी के दौरान हो गया। और उस मंदी के बाद दुनिया में फिर विकास दर में वैसी विकास दर नहीं दिखाई दी जो 2007 से 9 से पहले थी। तो डेनियल का कहना था कि बैंकर इतने ऑब्सेस्ड, इतने आग्रही क्यों हैं महंगाई रोकने को लेकर। उन्हें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ग्रोथ पर असर ना पड़े, बाजार बढ़ता रहे। अब अक्सर ये जो तर्क दिया जाता है, जो निकोलस ने दिया और बहुत सारे लोग देते हैं, कि महंगाई से कमाई कम होती है, महंगाई जब बढ़ती है तो लोगों की आय में या इनकम में कमी आती है। बहस का दूसरा पहलू जो डेनियल लेके आए कि महंगाई से सबकी आय कम नहीं होती। अगर आप ग्रॉस इनकम देखें, सकल आय देखें, सारे लोगों की इनकम देखें तो उस पर असर नहीं पड़ता। एक व्यक्ति की बढ़ी हुई लागत दूसरे की कमाई है। बिल्कुल। अगर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा रहा है तो कंज्यूमर के लिए तो महंगाई है, पर प्रोड्यूसर के लिए वो रिटर्न है, बेटर रिटर्न है। जो कच्चा माल बनाने वाला है उसके लिए बेटर रिटर्न है। और इसलिए जब कीमतें बढ़ती हैं तो किसी न किसी की इनकम भी बढ़ती है, और इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, कि आप बाजार में पुनः संपत्तियों का नए सिरे से वितरण कर रहे हैं। कुछ लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी, कुछ लोगों की इनकम में कमी होगी। अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, कंपनियों की कमाई बढ़ती है, शेयरधारकों के लिए रिटर्न बढ़ता है। तो हम आज देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट भी है, मंदी भी, पर स्टॉक मार्केट, किसी ने सवाल पूछा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों? कि कीमतें बढ़ने के साथ कंपनियों की इनकम बढ़ रही है, और अगर आप निवेशक हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए भी वो वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये माना जाता है कि एक किस्म का ये वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है। महंगाई से राष्ट्रीय आय बढ़ती है, सरकारों को टैक्स बेहतर मिलता है। हमेशा हम देख रहे हैं कि महंगाई के बावजूद, डिमांड के बावजूद भी जीएसटी में कलेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मंदी आ जाए और कंपनियों के उत्पादन कम हो जाए तो सरकार के टैक्स कलेक्शन में गिरावट असर पड़ेगा। ये बात मंदी को ज़्यादा घातक मानने वाले कहते हैं। उन लोगों का मानना है कि महंगाई अगर नहीं आए तो ये इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक ही जगह वो वेल्थ रहेगी। इसलिए महंगाई को आने देना चाहिए। थोड़ी थोड़ी महंगाई अच्छी है, इसके आने से कुछ लोगों के हाथ में कीमत में कमी आती, कुछ लोगों के कमी आती, बढ़ोतरी होती है। अब दूसरी बात और रोजगारों को लेकर जो महत्वपूर्ण पहलू है, ये कहा जाता है कि महंगाई की तुलना में वेतन, जब महंगाई आती है तो वेतनों में बढ़ोतरी का दबाव बनता है कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। लेकिन जैसे ही मंदी आती है वैसे ही वेतनों में बहुत तेज कमी होती है, क्योंकि बाजार में रोजगार पाने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, बाजार में लेबर की सप्लाई बढ़ जाती है। तो महंगाई अस्थायी तौर पर भले ही लोगों की ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ा दे, पर मंदी के कारण जब वेतन टूटते हैं तो लंबे समय तक टूटे रहते हैं, क्योंकि लंबे समय तक लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं होती है, क्योंकि जो काम पर है उनकी कमाई की संभावना भी सीमित हो जाती है और नए जॉब्स भी नहीं मिलते। इसलिए निकोलस कहते हैं कि केंद्रीय बैंकों को एकदम ब्याज दरों में बढ़ोतरी में तेज बढ़त नहीं करनी चाहिए, जैसा कि रिजर्व बैंक ने या हमने अभी फेडरल दर को देखा है। 50 बेसिस पॉइंट, 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए।
महंगाई को धीरे धीरे ठंडा होने देना चाहिए। डैनियल का कहना था कि महंगाई धीमे धीमे अपनी गति से बाजार में स्थिर होकर ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि महंगाई का घाव तात्कालिक है, उसे भरा जा सकता है, पर मंदी के घाव बहुत गहरे होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अब डैनियल का तर्क था, निकोलस इस पे बहुत सहमत नहीं हुए। डैनियल को भी पता है कि वो जितनी बात कह रहे हैं वो उतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि निकोलस के पास भी अपने अपने तर्क हैं, और यही तर्क आपको शेयर बाजार में इस समय अगर आप किसी से बात करने की कोशिश करें, मैं सुबह से शाम तक अलग अलग स्टॉक एक्सपर्ट एनालिस्ट से बात करता हूं, उनके बीच में आपको यही तर्क दिखाई देंगे। एक व्यक्ति महंगाई को घातक बता रहा होगा और दूसरा मंदी को। तो सर फिर कंक्लूड कैसे किया जाए, कौन किससे सहमत हुआ, किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा? दरअसल दोनों सहमत होना मुश्किल है, क्योंकि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपके लिए महंगाई से घातक कुछ नहीं है, पर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए महंगाई से अच्छा कुछ नहीं, मंदी से बुरा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप जिस एक्स कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी बढ़ती कीमत आपकी आय कम कर रही है, अगर आप उसके इन्वेस्टर भी हैं तो आपके लिए तो वो ट्रेड ऑफ है कि अगर उसका उत्पाद महंगा हो और उसके साथ उसका स्टॉक महंगा हो गया तो आपका रिटर्न बेहतर हो गया। दरअसल दोनों इस चीज पर सहमत हुए, निकोलस और डैनियल। इस बातचीत के बाद उन्हें एक पुराना किस्सा याद हो गया जो महंगाई का पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, जिससे जुड़ा हुआ है। अभी हमने बात की आपसे मॉनेटरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो महंगाई का जो राजनीतिक अर्थशास्त्र उससे जुड़ा हुआ है, कि पिछले 1.5 दशक से दुनिया में किसी ने महंगाई नहीं देखी। हमें याद है एक दौर था 2006-07 के आसपास की एक बड़ी मैगजीन के कवर पर इन्फ्लेशन इज डेड की कवर स्टोरी छपी थी कि दुनिया से महंगाई खत्म हो चुकी, मृत्यु हो गई, महंगाई की कोई संभावना बाजार में नहीं दिखाई देती। सस्ता कर्ज था, खूब कमाई की, लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, स्टार्टअप्स में निवेश हुआ। लेकिन यही वो दौर था जब दुनिया में इनकम इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। और ये आंकड़ा चार्ट अगर आप देखें कि ग्लोबल इकोनॉमी में 1820 से 2020 के दौर का देखें, तो आपको जिस समय दुनिया में कर्ज सबसे सस्ता था, उसी दौर में दुनिया में आय की असमानता, यानी जो अगर आप सामान्य भाषा में कहें तो अमीर और गरीब की खाई सबसे तेज़ी से बढ़ी इसी दौरान, जिस दौरान कर्ज सबसे सस्ता था। 1985 से 2021 के बीच में जो ग्लोबल बिलियनर्स की रफ्तार है उसमें सबसे ज्यादा तेज बढ़ोतरी आई, वेल्थ की इनइक्वालिटी में सबसे आई। अब पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लोग जब इसके बीच में आते हैं ना शुभम, तो कहते हैं कि दुनिया में आय असमानता कम करने के 2 ही तरीके हैं, और ये विवादित है तरीके। मैं आपको हम आज के सत्र को केवल बहस के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं, और आपकी प्रतिक्रियाएं जो आएंगी उन पर हम उन्हें हम अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लोग ये कहते हैं कि दुनिया में इनकम इनइक्वालिटी कम करने के 2 ही तरीके हैं। 2 लोगों की आय को कम करने का एक तरीका तो यह है जो अधिक लोगों की वेतन कमाई बढ़ा दी जाए, कि जो आदमी आज 20,000 पा रहा है उसको तत्काल कल से 40,000 दिया जाने लगे, परसों 60,000 से अगले साल से 60,000 दिया जाने लगे, और इनकम इक्वलिटी अच्छा बराबर हो जाएगी, वो अपने आय के लेवल से ऊपर आ जाएगा, जो इतनी आसानी से पूरी दुनिया में कहीं संभव नहीं है। क्योंकि आप सबसे टॉप के इनकम वाले पर्सन को सबसे बॉटम के इनकम वाले पर्सन से कैसे बराबर ला ही नहीं सकते। तो दूसरा तरीका यह है कि शेयर, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी, जहां सस्ती पूंजी लगाई गई है उनकी कीमतों में कमी लाई जाए, जिससे कि ये इनकम इनइक्वालिटी कम होगी। तो अब आपको आने वाले समय में दिखाई देगा कि हम जो पिछले सालों में ये आंकड़े देखते थे कि दुनिया में किस बड़े औद्योगिक घराने की, किस व्यक्ति की कमाई कितनी बढ़ी, आने वाले समय में हमें इनके कमाई के वैल्यूएशंस कम होना दिखाई देंगे। ये माना जाता है कि महंगाई जब आती है तो वो इन संपत्तियों की कीमत कम करती है और ये आय असमानता को दूर करती है। इसलिए महंगाई से सबसे ज़्यादा नुकसान इन्वेस्टर्स को होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्वेस्टर्स के हाथ में आता है। इसीलिए वो तो अगर आप चाहें कि केंद्रीय बैंक इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि वो तात्कालिक तौर पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके नुकसान को बचाना चाहते हैं, ताकि उनके हाथ में और भी पूंजी बनी रहे और वो निवेश कर सकें। दूसरा पहलू यह भी है कि अगर महंगाई में नियंत्रण बना रहेगा तो लोगों की कमाई में जो कमी आ रही है उसे भी रोका जा सकता है, जिससे कि वो आगे निवेश कर सकें। अब भारत को महंगाई और मंदी दोनों एक साथ गुजारने का तजुर्बा है, पुराना तजुर्बा है, जो सामने हमें दिखाई दे रहा है। अब
इस बहस में आप तय करिए कि महंगाई अच्छी है, मंदी अच्छी है, महंगाई पर बैंकरों की सख्ती, कर्ज महंगा करना, बाजार में पूंजी महंगी करना, ये ज़्यादा सही है, या उन्हें महंगाई को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए और ये कोशिश करते रहना चाहिए कि आर्थिक विकास दर में ज़्यादा तेज गिरावट ना आए और धीमे धीमे महंगाई अपने स्तर पर आ जाएगी। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे आइए बिल्कुल, और हमें बताइए कि आपको निकोलस का तर्क ज़्यादा अच्छा लगा या डैनियल का तर्क ज़्यादा सही लगा। पूरी दुनिया में इस पर बहस चल रही है, आपका भी इस बहस में स्वागत है। बिल्कुल, और इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का कि आप डैनियल के साथ खड़े हैं या निकोलस के साथ खड़े हैं। आप मानते हैं कि महंगाई चलती रहनी चाहिए, मंदी नहीं आनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं मंदी भले आ जाए, महंगाई नहीं आनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, अगले शो में आपकी प्रतिक्रियाओं को जरूर शामिल करेंगे। तर्क भी लिखिएगा कि आपको कौन सा तर्क सबसे ज़्यादा पसंद आया, डैनियल का या निकोलस का। चलिए अब बारी आपके सवालों की और अंशुमान जी के जवाबों की। सर, पहला सवाल आया है वेद प्रकाश जी का। वो ये जानना चाहते हैं कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें बजट में जो उनके कमिटेड एक्सपेंडिचर है उनको कैसे कम कर सकती हैं? शुभम, केंद्र और राज्य सरकारों के कमिटेड एक्सपेंडिचर में एक छोटा सा फर्क है कि केंद्र के कमिटेड एक्सपेंडिचर में डिफेंस भी शामिल होता है। अगर हम डिफेंस को बाहर निकाल दें तो 3 बड़े हिस्से हैं केंद्र और राज्य सरकारों के ऐसे खर्च के जो जटिल और सबसे मुश्किल खर्च हैं, जिन्हें कम करना मुश्किल है। रोहित प्रकाश का सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की कोशिशें यहीं से शुरू होती हैं। इसके अलावा जो 3 प्रमुख खर्च हैं उनमें एक प्रमुख खर्च सब्सिडी है, दूसरा वेतन और पेंशन है और तीसरा कर्ज पर ब्याज दर का भुगतान है और पुराने कर्ज को चुकाना है। यहाँ 2 ऐसी चीज़ें हैं, एक तो पुरानी पीछे से चली आ रही हैं लेगेसी में, जिनको आपको पे करना, जैसे कर्ज और ब्याज दरें, इनमें तत्काल कमी नहीं हो सकती। तो अगले साल जब कर्ज की संभावना, मांग कम की जाएगी तब उस पर कमी होगी। सब्सिडी और वेतन पेंशन पर ब्याज के खर्च को नियंत्रित किया जा सकता है। उसमें भी सब्सिडी का ऐसा खर्च है जिसमें तत्काल कमिटेड एक्सपेंडिचर में कटौती की जा सकती है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों को अपने कामकाज और खर्च का पूरा तरीका बदलना होगा। जो हमने पिछली बार रेवेन्यू की बहस में डिस्कशन में शुभम बात की थी कि अब ये समय आ गया है जब हम लगभग 90-99%, 98% फिस्कल कर्ज केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जीडीपी के करीब खड़े हुए हैं। इतने बड़े बजट्स हैं। हमें अब सरकारों को नियमित रूप से अपनी स्कीमों की, अपने फैसलों की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी चाहिए कि वो फैसले कहाँ किसको कितने फ़ायदे में मिल रहे हैं और उसके बाद फिर उनके खर्च को मंजूरी दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, यूवी का एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि जब देश में तरक्की 2018 के करीब नहीं है तो निफ्टी ऑल टाइम हाई कैसे है? निफ्टी ऑल टाइम हाई कैसे है, जिस पर हमने अभी इकोनॉमिकम अगर आपने पूरा देखा है तो हमने इस पर चर्चा की है कि शेयर बाजार हमेशा अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले बदलावों को बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ते हैं। भारत का शेयर बाजार इस समय अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों को एक दूसरे ढंग से समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ कंपनियां हैं जिनके लिए मांग बढ़ रही है, बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है, जिनके पास पहले से बाजार अच्छा था उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये बढ़ोतरी कंपनियों के प्रॉफिट्स और मुनाफों के आधार पर है, ना कि बाकी मौद्रिक अर्थव्यवस्था के आधार पर। और यहाँ एक बहुत अजीब सी असंगति है जिस पर हमने एक बार शुभम इकोनॉमिकम में चर्चा भी की थी। अगर आप जाएंगे तो हमारी प्लेलिस्ट पर वो वीडियो आपको दिखेगा कि घोर कोविड के दौरान जब भारत में लोगों की रोजगार गए, मौतें हुई, लोगों की तनख्वाहें कटी, तब भारत की कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। और वो रिकॉर्ड मुनाफा ये बताता, और रिकॉर्ड मुनाफा और शेयर बाजार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। जिस दौरान भारत में कोविड की दूसरी लहर के दौरान लोगों की मौत हो रही थी, बाजार बंद थे, उस समय भी भारत का शेयर बाजार ऊपर जा रहा था। तो ये वो असंगति है क्योंकि शेयर बाजार हमेशा दूसरे तरह से मैक्रो इकोनॉमी को देखता है। तो हमारे आपके रोजगारों में, हमारी आपकी कमाई में कमी का असर शेयर बाजारों में 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमी में जो क्राइसिस आ रही है वो शेयर बाजारों पर तत्काल रिफ्लेक्ट नहीं करती, थोड़े समय बाद दिखाई देती। शेयर बाजार को तो आज ये दिखाई दे रहा है कि अगर एक बाजार में 5 कंपनियां थी और उसमें से 3 कंपनियां खत्म होकर 2 रह गई, तो इसका मतलब है कि उन दोनों कंपनियों को वो बाजार मिल गया जो 5 कंपनियों के बीच बटा हुआ था, और इसलिए उसके स्टॉक में बढ़ोतरी होती है। अब सर बारी इनकम की बात की, इस बार का क्या नुस्खा है, कौन सा शो? अगर आपने Money9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे आप ज़रूर डाउनलोड करिए, क्योंकि हमारे पास हम Money9 में आपके इनकम से जुड़े हुए, आपकी बचत और खपत से जुड़े बहुत सारे अलग अलग शो करते हैं। हमारे पास एक दिलचस्प शो है जो मकान दुकान है। पिछले दिनों तक हमारी चर्चाओं में लगातार नोएडा में एक
एक टावर का सुपरटेक टावर का ढहाया जाना और रेगुलेटरी मंजूरियों के कारण उसका ढहाया जाना चर्चा में रहा था। ऐसा क्यों होता है, कैसे बनती हैं ये इमारतें, इनके पीछे क्या होता है और क्यों इनका असर अंततः निवेशकों को, बैंकरों को और आम लोगों को पर पड़ता है, इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ता है, इसे समझने के लिए आप हमारे मकान दुकान का खास एपिसोड जरूर देखें। और दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है कि मनी9 के ऐप के ऊपर हम आपको उन शोज से हर हफ्ते परिचित कराते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आपके सामान्य निवेश के तौर तरीकों के से जुड़े हों, पर जो भी आप निवेश कर रहे हैं, यदि आप सेविंग्स बैंक में निवेश कर रहे हैं, एफडी में निवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास अलग मनी9 के पास अलग कार्यक्रम है, अलग सलाहें और सुझाव है। और अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सलाह और अलग सुझाव है। अगर आप खर्च करना चाहते हैं समझदारी के साथ तो उसके लिए अलग सलाह उपलब्ध है। चलिए, तो ये आज के इनकम की बात होगी। सर, अब किस्सों के सिक्के का सिरा पकड़ाइए, ये कहाँ से शुरुआत है? हाँ, किस्सों के सिक्का इस बार हम एक बिल्कुल अलग विधा की तरफ लेकर चलते हैं आपको, क्योंकि दुनिया के शेयर बाजारों में काफ़ी उतार चढ़ाव है, मंदी और महंगाई की बहसें चल रही जिसे हम देख रहे हैं। इस दौरान शेयर बाजार में एक विद्या के माहिरों की बनाती है, वो है चार्ट रीडर। इन्हें शेयर बाजार का नजूमी या ज्योतिषी कह सकते हैं। आपने भी, जो लोग शेयर बाजार के करीब रहते होंगे, देखते होंगे, वो देखते होंगे कि उनके स्क्रीन पर तमाम अलग अलग रेखाएं मूव करती हैं, नंबर्स ऊपर नीचे जाते हैं। ये लोग ये बता देते हैं कि बाजार गिरेगा कि बढ़ेगा, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। और ये विद्या शेयर बाजार में इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय है। और ख़ासतौर से जब बाजार उतार चढ़ाव में होता है, वॉलेटिलिटी में होता है, तो ये चार्ट रीडर्स, चाहे वो स्टॉक के हों या वो रूपी के हों या वो कच्चे तेल के हों या वो निकल के हों या कॉपर के हों, पूरी दुनिया के लोग इनके आधार पर सौदे करते हैं और ये संभावना आंकते हैं कि बाजार में आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये सारी विद्या आती कहाँ से है, आई कैसे? एक दार्शनिक और कवि ने एक अद्भुत किताब लिखी, 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी का वो व्यक्ति था, और उसने शेयर बाजारों के बारे में ये जो पूरी चार्ट की प्रक्रिया है, संभावनाओं को आंकने की प्रक्रिया कैसे समझाई, और जहाँ से बात शुरू हुई। आज भी दुनिया में इस बात पर बहस होती है कि दुनिया में चार्ट पढ़ने का पहला तरीका ईजाद करने वाला वो व्यक्ति एम्स्टर्डम का था या जापान का था। लेकिन उसने अपनी किताब में जो लिखा और उसके वो आज भी, यदि आप शेयर बाजारों के करीब हैं तो कितना सही है, इसे जानने के लिए आप इस बार किस्सों का सिक्का जरूर देखिए और देखिए कि बाजार का ज्योतिष शास्त्र है, ये दरअसल शुरू कहाँ से हुआ। जनक कौन थे इनके, उनसे अंशुमान जी इस बार आपको किस्सों के सिक्के में मिलवा रहे हैं। सर, चलते चलते बस एक सीरीज और बता दीजिए, वेब सीरीज कौन सी देखी जाए? हाँ, इस बार पिछली बार हमने किताबों पर चर्चा की थी, तो हमने आपसे कमेंट किया था कि इस बार हम एक सीरीज़ पर बात करेंगे। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ है और बहुत अच्छी सीरीज़ है, जिसके पास समय हो देखने का उसे ज़रूर देखना चाहिए। थोड़ा स्लो मूविंग सीरीज़ है, जापान सिंग्स पीपल ऑफ होप। जापान में एक पर्यावरण संकट आता है एक शहर में, काल्पनिक सीरीज़ है, और उस पर्यावरण संकट से बचाने के लिए लोग जितना परेशान होते हैं, राजनेता उसमें किस तरीके के भ्रष्टाचार करते हैं, कैसे पत्रकार और वहाँ के लोग उस भ्रष्टाचार से लड़ते हैं, और एक बड़ी पर्यावरण त्रासदी को लेकर जापान की राजनीति कैसे रिएक्ट करती, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर बहुत अच्छी सीरीज़ है। धीमे चलने वाली सीरीज़ है, लेकिन आप देखें कि राजनीति का ये चेहरा जो आम लोगों की समस्याओं और दिक्कतों से बिल्कुल अलग, अपने भ्रष्टाचार और अपने षड्यंत्रों में शामिल रहता है, वो कैसे काम करता है, इस पर ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर है, आप जरूर। चलिए, तो ये हो गया आज का पूरा कार्यक्रम, सब कुछ आपको पता चल गया। निकोलस डैनियल से शुरू होकर ये बात वेब सीरीज तक आ गई। आज का शो आपको कैसा लगा? अपने सुझाव भेजिए, अपने सवाल भेजिए, और हाँ, तर्क जरूर भेजिएगा कि आप निकोलस की तरफ हैं या डैनियल की तरफ। एक और ज़रूरी सूचना जो मैं बिल्कुल आपको अंत में दे रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है, आपको याद रहे, अगले हफ्ते से आपको इकोनॉमिकम केवल और केवल हमारे मोबाइल ऐप पर मिलेगा। यूट्यूब पर मिलेगा भी, तो वो एक हफ्ते पुराना होगा। तो अगर आपको इकोनॉमिकम के ताज़ा संस्करण से सबसे पहले रूबरू होना है, आप सबसे पहले उसको देखना चाहते हैं, तो अब आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल ऐप पर ही आप इकोनॉमिकम के सारे शोज सबसे पहले देख पाएंगे। आने वाले दिनों में और शोज़ के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपने अब तक अगर मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया मनी9 का, तो इसको तत्काल डाउनलोड कीजिए और सारे शोज जो वहाँ पे सजे हुए हैं आप उनको देखिए, अपनी बचत, अपनी समझ, अपनी सूझ को समृद्ध कीजिए। फिलहाल आज के इकोनॉमिकम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात मनी सेंट्रल में, फिर होगी आपसे मुलाकात इकोनॉमिकम में। नमस्कार।